स्वागत है आपका मेक यू ऑनलाइन एकेडमी चैनल पर। अगर आप सीटेट, यूपीटेट, एचटेट, रीट और एनटीटी जैसी सभी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे हैं तो आज का वीडियो आपके लिए बेहद खास होने वाला है, क्योंकि हम बात करेंगे उस विषय की जो हर साल सबसे ज़्यादा मार्क्स दिलाता है, सीडीपी यानी चाइल्ड डेवलपमेंट पेडागोजी। तो आज डिस्कस करेंगे हम चाइल्ड डेवलपमेंट पेडागोजी के बारे में। आप सब जानते हैं कि सीटेट, एचटेट और एनटीटी जैसी परीक्षाओं में बाल विकास और शिक्षा शास्त्र से यानी सीडीपी से 30 अंकों का सीधा सीधा सवाल आता है और यही 30 अंक आपका सिलेक्शन पक्का कर सकते हैं। अक्सर बच्चे सोचते हैं कि पेडागोजी कठिन है, लेकिन अगर आप इसके कंसेप्ट को सही तरीके से समझ लें तो कोई भी मुश्किल होना आपके लिए, कोई भी सवाल मुश्किल नहीं रहेगा आपके लिए। तो आपके लिए कोई भी सवाल मुश्किल नहीं रहेगा। पिछले वर्षों में पूछे गए मोस्ट इम्पोर्टेंट एमसीक्यू और न्यू एमसीक्यू क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे। सीडीपी के 2 वीडियो हम ऑलरेडी चैनल पर हमने ऑलरेडी अपलोड कर दिए हैं। आज हम थर्ड पार्ट डिस्कस करेंगे। तो चलिए हम डिस्कस करते हैं अपना सीडीपी का थर्ड पार्ट। तो सबसे पहले हमारे पास फर्स्ट क्वेश्चन हमारे पास आ जाएगा सीडीपी का। ये देखिए हमारे पास, तो हमारे पास फर्स्ट क्वेश्चन सीडीपी का, खेल का प्रकार नियमों वाले खेल, खेल का प्रकार नियमों वाले गेम विद रूल्स मुख्यतः किस पे है? शैशव अवस्था में है, पूर्व बाल्यावस्था में है, मध्य बाल्यावस्था में है या किशोरावस्था में है? तो पहले का आंसर हमारा थर्ड हो जाएगा। तो आइए प्लीज़ चेक करते हैं हमारा पहले का आंसर क्या आ जाएगा। तो ये देखिए थर्ड हमारा ऑप्शन करेक्ट है। तो मध्य बाल्यावस्था यानी ठोस संक्रिय अवस्था हमारे पास आ जाएगा, यानी कॉन्क्रीट है जो खेल का प्रकार नियमों वाले खेल प्रमुखता होता है। तो मध्य बाल्यावस्था इसका हमारा राइट आंसर क्लिक हो जाएगा। नेक्स्ट हमारे पास आ जाएगा प्ले वे पद्धति सबसे उपयुक्त है। प्ले वे मेथड किस में सबसे ज़्यादा उपयुक्त है? पूर्व प्राथमिक कक्षाओं के लिए, केवल उच्च माध्यमिक या केवल वयस्क या फिर उच्च शिक्षा? तो हमारा फर्स्ट इसका आंसर राइट आ जाएगा पूर्व व प्राथमिक कक्षाओं के लिए। तो इसका राइट आंसर हम पूर्व प्राथमिक कक्षाओं के लिए है। तो देखते हैं हमारा आंसर क्या है। यस, करेक्ट ऑप्शन हमारा 1 है। तो पूर्व प्राथमिक कक्षाओं के लिए प्ले वे मेथड हमारे लिए यूज़ किया जाता है। नेक्स्ट हमारे पास आ जाएगा समावेशी शिक्षा यानी इंक्लूसिव एजुकेशन का क्या लक्ष्य है? अलग विद्यालय बनाना, सभी बच्चों का समान व अवसर व समर्थन देना, सभी बच्चों को समान अवसर व समर्थन देना, केवल मेधावी बच्चों पर ध्यान देना या केवल दिव्यांग बच्चों को अलग पढ़ाना? देखिए जहाँ पर केवल वर्ड आ जाएगा ना तो वो क्वेश्चन का आंसर हमारा गलत हो जाएगा, क्योंकि केवल इंक्लूसिव एजुकेशन में केवल का कहीं पर भी कोई जिक्र नहीं किया है, केवल एक के लिए। इसमें इंक्लूसिव का मतलब ही है कि सभी के लिए शिक्षा, यानी इसका हमारा राइट आंसर आ जाएगा सभी बच्चों को समान अवसर व समर्थन देना। तो इसका राइट आंसर हमारे पास 2 राइट आ जाएगा। नेक्स्ट हमारे पास आ जाएगा आईईपी। आईईपी का पूर्ण रूप इंडिविजुअल एजुकेशन प्लान है, इंक्लूसिव एजुकेशन पॉलिसी है, इंटीग्रेटेड इवैल्यूएशन प्रोसेस है या इंटरनल एग्जाम प्लान है? तो इसका आंसर देखते हैं। हमारा करेक्ट आंसर हमारा फोर्थ का 1 आ जाएगा। तो अभी चेक करते हैं हमारा 1 आंसर क्या राइट है। यस, हमारा 1 इज करेक्ट। इंडिविजुअल एजुकेशन प्लान, आईईपी की फुल फॉर्म है इंडिविजुअल एजुकेशन प्लान। नेक्स्ट हमारे पास आ जाएगा यूडीएल यानी यूनिवर्सल डिज़ाइन फॉर लर्निंग बल देता है। यूनिवर्सल डिज़ाइन फॉर लर्निंग किस पर बल देता है? एक जैसी प्रस्तुतिकरण पर, बहु माध्यमों से प्रस्तुतिकरण या संलग्नता व अभिव्यक्ति, केवल लिखित परीक्षा, केवल व्याख्यान? ये देखिए जहाँ पर केवल है ये 2 हमारे ऑप्शंस तो कट गए हैं। तो इसका राइट आंसर हमारे पास आ जाएगा 2, बहु माध्यमों से प्रस्तुतिकरण या संलग्नता व अभिव्यक्ति। इसका राइट आंसर यस 2 इज करेक्ट। तो इसका हमारा राइट आंसर बहु माध्यमों से प्रस्तुतिकरण, संलग्नता व अभिव्यक्ति है। नेक्स्ट हमारे पास आ जाएगा डायग्नोस्टिक परीक्षण का उद्देश्य क्या है? डायग्नोस्टिक परीक्षण का मुख्य उद्देश्य क्या है? दोष या दिक्कतों की पहचान करना, रैंक देना, पुरस्कार देना या दंड देना? देखिए दंड देना तो डायग्नोस्टिक का बिल्कुल भी नहीं हो सकता,
और ना ही इसका हमारा पुरस्कार देना हो सकता है, ना ही रैंक देना हो सकता है। इसका राइट है दिक्कतों की पहचान करना, यानी जो बच्चे कोई प्रॉब्लम आ रही है किसी को, उसकी दिक्कत जो कहीं पर भी आ रही है उसको प्रॉब्लम को हटाना, दिक्कतों की यानी उसकी प्रॉब्लम की पहचान करना, ये हमारे पास आ जाएगा डायग्नोस्टिक परीक्षण का उद्देश्य होता है। तो इसका राइट आंसर यस करेक्ट 1 ऑप्शन इज राइट क्लिक। तो राइट हमारा फर्स्ट सही है। तो नेक्स्ट हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 7 पे। रेमेडियल शिक्षण, रेमेडियल टीचिंग होती है, क्या होती है रेमेडियल टीचिंग? कक्षा के बाद लक्षित सहायता, केवल होमवर्क, केवल दंड, केवल खेल। देखिए हमने केवल के बारे में बोला था कि केवल होमवर्क, केवल दंड और केवल खेल हो ही नहीं सकता, कक्षा के बाद लक्षित सहायता होती है। तो इसका राइट आंसर हमारे पास आ जाएगा 7th का 1 आ जाएगा। तो देखते हैं यस 7 का राइट आंसर हमारा 1 आ जाएगा। तो नेक्स्ट चलते हैं हम क्वेश्चन नंबर 8 पे। रूब्रिक का प्रयोग क्या है? केवल अंक जोड़ना। रूब्रिक का प्रयोग क्या है? केवल अंक जोड़ने, प्रदर्शन के मानदंड व स्तर स्पष्ट करने, दंड निर्धारित करने या उत्तीर्णांक तय करना। तो इसका राइट आंसर हमारे पास आ जाएगा 8 का 2, प्रदर्शन के मानदंड व स्तर स्पष्ट करना। तो अभी देखते हैं हमारा राइट आंसर इसका क्या है। यस 2 इज करेक्ट, हमारा राइट आंसर आ जाएगा प्रदर्शन के मानदंड व स्तर स्पष्ट करना। तो नेक्स्ट हमारे पास आ जाएगा क्वेश्चन नंबर 9, ओपन एंडेड प्रश्न का लाभ। ओपन एंडेड का इनका क्या हमारे पास बेनिफिट्स होते हैं? केवल रटने के चांस। देखिए रटना जो है हमारे लिए जो एजुकेशन में रटने को बिल्कुल बैन किया हुआ है, तो रटने की तो बिल्कुल भी जांच नहीं हो सकती। उच्च स्तरीय सोच का आंकलन, जल्दी जांच या कठिन बनाना। तो इसका हमारा राइट आंसर आ जाएगा 9th का 2। तो देखते हैं उच्च स्तरीय सोच का आंकलन, देखते हैं इसका राइट आंसर। यस करेक्ट 2 आंसर हमारा राइट आ जाएगा। तो उच्च स्तरीय सोच का आंकलन, देखिए रटने की जांच नहीं होती, जल्दी जांच नहीं करना या कठिन बनाना ये भी नहीं है, सिर्फ उच्च स्तरीय सोच का आंकलन करना है। तो चलिए चलते हैं हमारे क्वेश्चन नंबर 10 के पास। पोर्टफोलियो आंकलन क्या है? पोर्टफोलियो एक एकल परीक्षण पत्र है, समय के साथ संकलित कार्य का मूल्यांकन है, केवल मौखिक है या केवल प्रायोगिक है? देखिए केवल मौखिक और केवल प्रायोगिक तो हमारा ऑप्शन ये दोनों हट जाएंगे। तो अभी हमारा जो 10th का जो हमारा आंसर आ जाएगा 2। तो समय के साथ संकलित कार्य का मूल्यांकन करना, एकल परीक्षण पत्र भी नहीं है, केवल मौखिक भी नहीं है और केवल प्रायोगिक भी नहीं है, समय के साथ संकलित कार्य का मूल्यांकन करना। तो देखते हैं हमारा राइट आंसर क्या है। यस करेक्ट ऑप्शन हमारा 2 इज राइट। तो नेक्स्ट हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 11 पे। भाषा अधिगम में स्कैप फोल्डिंग का उदाहरण क्या है? देखिए स्कैप फोल्डिंग का उदाहरण हमारे पास वाइगोत्स्की ने दिया था, ये आपको पता ही है, हमने पिछली वीडियो में आपको बताया था कि वाइगोत्स्की ने स्कैप फोल्डिंग का जो हमारे पास कंसेप्ट दिया था स्कैप फोल्डिंग का। तो देखिए इसमें स्कैप फोल्डिंग का उदाहरण क्या है? शिक्षक जो है संकेत देकर वाक्य पूरा कराना, केवल शब्द लिखवाना, दंड देना या मौन रहना। देखिए इसका आंसर हमारे पास ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट हो जाएगा। शिक्षक जो है संकेत देकर वाक्य पूरा कराना जो होता है, यानी हमारे टीचर ने बच्चों को थोड़ा सा संकेत दे दिया, ये स्कैफोल्ड दे दिया, यानी जो बच्चे से जो काम नहीं हो रहा है उसमें थोड़ी सी उसकी सहायता करना स्कैफोल्डिंग कहलाता है। तो शिक्षक जो है संकेत देकर वाक्य पूरा कराना। तो हम देखते हैं इसका राइट आंसर। यस 1 इज करेक्ट आंसर हमारा, शिक्षक संकेत देकर वाक्य पूरा कराना। नेक्स्ट हमारे पास आ जाएगा क्वेश्चन नंबर 12 में। रीडिंग में फिनोमिक अवेयरनेस का तात्पर्य क्या है? फोनेमिक अवेयरनेस का तात्पर्य क्या है रीडिंग में? तो ध्वनियों की पहचान करना। नेक्स्ट हमारे पास वाक्य रचना है, अर्थ विज्ञान है या हस्तलेख है? देखिए वाक्य रचना, अर्थ विज्ञान और हस्तलेख तीनों में से कोई नहीं है। वाक्य ध्वनियों की पहचान करना या हेरफेर करना। तो 12 का हम आंसर हमारे पास आ जाएगा ऑप्शन 1 इज करेक्ट। देखते हैं यस ऑप्शन 1 इज करेक्ट। नेक्स्ट हमारे पास आ जाएगा क्वेश्चन नंबर 13 पे। डिकोडिंग का संबंध किससे है? अक्षर डिकोडिंग का संबंध अक्षर ध्वनि मेल से है, अर्थ निर्माण से है, व्याकरण से है या सुनना है? तो 13 का हमारे पास राइट आंसर है अक्षर ध्वनि मेल से है। तो इसका हमारा राइट आंसर 1 है। देखते हैं क्या है राइट आंसर। यस ऑप्शन 1 इज करेक्ट। तो राइट आंसर हमारे पास अक्षर ध्वनि मेल है। नेक्स्ट हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 14 पे। स्मृति यानी मेमोरी के 3 चरण कौन से हैं? एनकोडिंग भंडारण या पुनः प्राप्ति, ध्यान प्रेरणा सुदृढ़ीकरण, देखना सुनना या बोलना, सोचना महसूस करना या करना। तो एनकोडिंग स्मृति के 3 चरण कौन से हैं?
स्मृति के 3 चरण हमारे पास एनकोडिंग है, भंडारण है, पुनरावृत्ति है। तो यहाँ पर हमारे पास राइट आंसर 1 आ जाएगा। यस, ऑप्शन 1 इज करेक्ट, एनकोडिंग, भंडारण या पुनः प्राप्ति। तो नेक्स्ट हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 15 पर। एबिंगॉस का विसंवरण वक्र दर्शाता है। एबिंगॉस ने, आपको पता है विसंवरण वक्र का जो है हमारे पास कंसेप्ट दिया हुआ है। तो विसंवरण का जो वक्र किस चीज़ के लिए दर्शाता है? धीरे धीरे भूलना, शुरू में तेज, फिर भूलना, फिर धीमा, कभी ना भूलना या रटने से हमेशा याद। तो इसका राइट आंसर हमारे पास करेक्ट 2 आ जाएगा। शुरू में तेज, भूलना, फिर धीमा हो जाना। तो इसका राइट आंसर हमारे पास 2 करेक्ट। यस, 2 इज करेक्ट ऑप्शन हमारे पास। नेक्स्ट हम क्वेश्चन नंबर 16 पर चलते हैं। ध्यान प्रभावित होता है, अटेंशन, अटेंशन किस पे प्रभावित होती है? उद्देश्य, रुचि व नवीनता से, केवल शोर से, केवल रोशनी से, ये प्रभावित ही नहीं। देखिए, केवल शोर, केवल रोशनी और प्रभावित ही नहीं, ये तीनों तो ऑप्शन हमारे कट जाएंगे। उद्देश्य, रुचि व नवीनता से है। तो इसका 16 का जो करेक्ट आंसर हमारे पास 1 आ जाएगा। तो हम चेक करते हैं। यस, करेक्ट ऑप्शन हमारा 1 है। तो उद्देश्य, ध्यान जो हमारा प्रभावित होता है उद्देश्य से, रुचि से या और नवीनता से। तो नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन नंबर 17 आ जाएगा। मनेमोनिक्स का प्रयोग है भूल बढ़ाने, स्मृति में सहायता, ध्यान घटाने या तनाव बढ़ाने। तो इसका राइट आंसर हमारे पास आ जाएगा स्मृति में सहायक। देखिए, भूल बढ़ाना ये कोई मनोमिक्स जो है मनेमोनिक्स का प्रयोग नहीं हो सकता, ना ही ध्यान घटाना हो सकता है, ना ही तनाव बढ़ाना। स्मृति में जो सहायता होती है, जो हमारी मेमोरी में जो हमारी हेल्प करता है, ये हमारा मनोमेनिक्स का प्रयोग होता है। नेक्स्ट हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 18 पे। 18 है वर्किंग मेमोरी का उदाहरण क्या है? वर्किंग मेमोरी लंबी अवधि संग्रह है, तुरंत गणित हल करना है, दृश्य दीर्घकालिक स्मृति है या प्रक्रियात्मक स्मृति है। तो 18 का आंसर हमारे पास आ जाएगा 2 करेक्ट आ जाएगा, तुरंत गणित हल करना। तो देखते हैं हमारा राइट आंसर क्या है। यस, करेक्ट ऑप्शन इज 2 राइट है। तो तुरंत गणित हल करना इसका वर्किंग मेमोरी का उदाहरण है। नेक्स्ट हमारे पास आ जाएगा 19, सीखने में प्रत्युत्तर फीडबैक क्यों आवश्यक है? प्रत्युत्तर सीखने में फीडबैक क्यों आवश्यक है? त्रुटि सुधार व दिशा देना, अंक बढ़ाना। देखिए, अंक बढ़ाना, दंड देना और समय बढ़ाने, ये तीनों ही ऑप्शन हमारे इनकरेक्ट है। तो राइट आंसर हमारे पास 1 आ जाएगा, त्रुटि सुधार व दिशा देना। तो 19 का जो हमारे करेक्ट ऑप्शन 1 आ जाएगा। ये देखिए, करेक्ट ऑप्शन हमारा 1 है। तो त्रुटि सुधार व दिशा देना ये हमारा फीडबैक है। फीडबैक इसीलिए दी जाती है बच्चे को, ताकि उसको पता लगे कि उसने क्या गलती की है और उसकी त्रुटि में सुधार किया जा सके। नेक्स्ट हमारे पास आ जाएगा क्वेश्चन नंबर 20, रेडीनेस का आशय क्या है? जबरन सिखाना, रेडीनेस, या सीखने हेतु शारीरिक मानसिक तैयारी, केवल उम्र, केवल कक्षा। देखिए, केवल उम्र, केवल वर्ड मैंने आपको बोला जहाँ आता है, ये ऑप्शन हमारा इनकरेक्ट हो जाएगा। तो इसका राइट आंसर हमारे पास 2 आ जाएगा, सीखने हेतु शारीरिक मानसिक तैयारी। तो इसका करेक्ट ऑप्शन देखते हैं हम क्या है करेक्ट आंसर। तो करेक्ट आंसर देखिए हमारा 2 है, सीखने हेतु शारीरिक मानसिक तैयारी। नेक्स्ट हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 21 पे। लोकतांत्रिक कक्षा प्रबंधन क्या है? केवल शिक्षक निर्णय है, छात्र सहभागिता व नियमों में भागीदारी है, या फिर हमारे पास आ जाएगा अराजकता, या फिर हमारे पास आ जाएगा कठोर दंड। तो देखिए, केवल शिक्षा, अराजकता और कठोर दंड हमारा हो ही नहीं सकता। छात्र सहभागिता व नियमों में भागीदारी हमारा करेक्ट आंसर 2 आ जाएगा। तो देखते हैं हमारा करेक्ट आंसर 2 है। यस, करेक्ट आंसर हमारा 2 है। तो छात्र सहभागिता व नियमों में भागीदारी लोकतांत्रिक कक्षा का प्रबंधन है। तो नेक्स्ट चलते हैं हमारे पास क्वेश्चन नंबर 22, प्रश्न पूछने का मुख्य उद्देश्य क्या होता है? देखिए, प्रश्न जो बच्चे हैं कक्षा में टीचर से क्वेश्चंस पूछते हैं, तो उसका क्या उद्देश्य होता है, क्या एम्स होते हैं उनका बच्चों का पूछना? तो डराना होता है, या सोच को सक्रिय करना व समझ जांचना, या समय भरना, या दंड देना। देखिए, डराना तो बिल्कुल भी नहीं हो सकता, ना ही समय भरना होता है कि टीचर जल्दी जल्दी समय क्लास की जो है टाइम कंप्लीट करे, कि भी 40 मिनट्स की क्लास है उसको फटाफट कंप्लीट करे, ये भी नहीं हो सकता। ना ही दंड देना हो सकता है। तो करेक्ट 22 का हमारा सोच को सक्रिय करना है, बच्चों की एक्टिव लर्निंग करनी है, बच्चों के साथ जो उनकी थिंकिंग है उसको एक्टिव करना है, और उनकी समझ देखना है कि उनमें कितने बच्चों में समझ है। तो नेक्स्ट हम चलते हैं, देखते हैं हमारा इसका राइट आंसर 2 राइट है। यस, हमारा राइट आंसर 2 है। नेक्स्ट हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 23 पे। परियोजना विधि यानी प्रोजेक्टिव मेथड किसका विचार है? प्रोजेक्टिव मेथड किसका विचार है?
तो किलपैट्रिक का है, जॉन डीवी का है, सिगमंड फ्राइड का है, या स्किनर का है। देखिए इसका राइट आंसर हमारे पास आ जाएगा किलपैट्रिक का। इसका फर्स्ट आंसर हमारा किलपैट्रिक राइट हो जाएगा। तो देखते हैं हमारा, यस ऑप्शन 1 इज करेक्ट, किलपैट्रिक। प्रोजेक्टिव टेक्निक जो है हमारे पास किलपैट्रिक ने दी थी। नेक्स्ट चलते हैं 24 पे। ह्यूरिस्टिक पद्धति का बल, ह्यूरिस्टिक पद्धति बल किस पर देती है? खोज व अन्वेषण पर, रटने पर, व्याख्यान पर, या दंड पर। देखिए रटना हमारा कहीं पर भी लागू नहीं होता। बच्चे को रटंत जो है वो हम प्रक्रिया नहीं सिखा सकते कि रटना ही है, उसको कोई क्वेश्चन दे दे उसको रटना है, ना ही व्याख्या करनी है, ना ही दंड देना है। देखिए खोज करना है, क्योंकि बच्चे नन्हे वैज्ञानिक हैं, उनको खोज व स्वयं अन्वेषण यानी खुद पे ही उनको खोज करना और खुद पे ही जैसे खुद से ही उनको अन्वेषण करने के लिए देना, ये ह्यूरिस्टिक मेथड का जो है वो उस पर बल देता है। तो देखते हैं हमारा राइट आंसर 1 है, देखते हैं क्या है। यस करेक्ट ऑप्शन 1 है। तो नेक्स्ट चलते हैं 25 पर। समूह कार्य का लाभ क्या है? सामाजिक कौशल व सहयोग है, एकाकीपन है, असहयोग है, यह केवल प्रतिस्पर्धा है। देखिए केवल प्रतिस्पर्धा तो हो ही नहीं सकती, तो हमारा राइट ऑप्शन जो है सामाजिक कौशल व सहयोग है। देखते हैं हमारा राइट आंसर क्या है। यस ऑप्शन 1 इज करेक्ट, सामाजिक कौशल व सहयोग है। नेक्स्ट हम चलते हैं 26 पर। शिक्षक का फीडबैक प्रभावी होता है जब अनिश्चित व देर से, विशिष्ट, समयोजित और रचनात्मक, केवल नकारात्मक, या केवल अंक। देखिए मैंने आपको बताया था केवल वर्ड जहाँ आए वो आपको ऑप्शन टिक ही नहीं करना, वो आपको नेगेटिव में लेके जाना है, यानी वो आपका नकारात्मक है। तो केवल आप हटा देना है, जो 2 वर्ड ऑप्शन हमारे केवल वर्ड हैं, केवल वाले उनको निकाल देंगे। देखिए इसका आंसर राइट हमारे पास आ जाएगा 2, तो विशिष्ट, समयोचित और रचनात्मकता। तो देखते हैं हमारा राइट आंसर क्या है। यस ऑप्शन 2 इज हमारा करेक्ट है। तो नेक्स्ट हमारे पास 27 पे आ जाएगा। कंसेप्ट मैप का उपयोग क्या है? कंसेप्ट मैप संबंधों का सुदृढ़ीकरण है, केवल लिखना, केवल पढ़ना, केवल याद करना। देखिए केवल वर्ड मैंने आपको बताया था केवल वर्ड कहीं भी नहीं यूज होना, तो केवल लिखना, केवल पढ़ना, केवल याद करना, ये तीनों हट जाएंगे। संबंधों का दृश्यीकरण, तो ये हमारा राइट आंसर है। देखते हैं हमारा कंसेप्ट मैप किस में उपयोग होता है? संबंधों का दृश्य। यस राइट ऑप्शन इज करेक्ट 1। तो हम नेक्स्ट चलते हैं 28 पे। नेक्स्ट है डायग्नोस्टिक रेमेडियल क्रम लिखिए। डायग्नोस्टिक रेमेडियल और डायग्नोस्टिक, डायग्नोस्टिक और रेमेडियल, या दोनों साथ, या कोई नहीं। 28 का हमारे पास ऑप्शन डायग्नोस्टिक और रेमेडियल आ जाएगा। तो देखिए पहले बच्चों की जो हम प्रॉब्लम्स को डायग्नोस करेंगे, जैसे डॉक्टर के पास जाते हैं, डॉक्टर पहले प्रॉब्लम्स को, रोगी की जो है प्रॉब्लम देखते हैं, उनको क्या दिक्कत हो रही है, क्या रोग है, वो डायग्नोस करेंगे, उसके बाद रेमेडियल के लिए उनको मेडिसिन दे देंगे। ऐसे ही बच्चे की उसमें पढ़ाई में क्या प्रॉब्लम हो रही है उसको डायग्नोस करेंगे, उसके बाद उसको रेमेडी देंगे। तो ये हमारे पास पहले डायग्नोस्टिक आ जाएगा, फिर रेमेडियल आ जाएगा। तो इसका सही क्रम डायग्नोस्टिक और रेमेडियल आ जाएगा। तो राइट आंसर हमारे पास ऑप्शन 2 इज करेक्ट। यस राइट है। तो 29 पे चलते हैं नेक्स्ट। वैलिडिटी का अर्थ क्या है? जो मापन वही मापें, जो मापना है वही मापें, या बार बार एक जैसा परिणाम, या परीक्षा कठिन, या परीक्षा लंबी है। तो 29 का हमारे पास जो मापना है वही मापे। वैलिडिटी का मेन मकसद क्या है? जो मापना है वही मापे। तो देखते हैं हमारा राइट आंसर क्या है 29 का। यस करेक्ट ऑप्शन इज 1। तो नेक्स्ट चलते हैं हमारे पास 30 लास्ट क्वेश्चन है। ब्लूप्रिंट जो है, टेस्ट ब्लूप्रिंट से क्या अभिप्राय है? ब्लूप्रिंट अनुमान लगाना है, ब्लूप्रिंट में यह संतुलित व प्रतिनिधि प्रश्न पत्र बनता है, केवल कठिन प्रश्न, या केवल आसान प्रश्न। तो इसका राइट आंसर हमारे पास आ जाएगा संतुलित व प्रतिनिधि प्रश्न पत्र बनता है। तो राइट आंसर हम चेक करते हैं। यस ऑप्शन करेक्ट इज 2। यस तो प्रीवियस वीडियो के लिंक डिस्क्रिप्शन में आपको डाले हुए हैं, आप देख सकते हैं। तो अगर आपको हमारा चैनल पसंद आए तो प्लीज़ इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिए, और आप इसकी प्रैक्टिस भी कर सकते हैं हमारी वेबसाइट पे। तो आप चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपको जो है नोटिफिकेशन मिलता रहे। सो थैंक यू सो मच, बाय बाय।